Hello everyone, welcome to the channel Statistica Hub. So this lecture is in the continuation of our previous lectures of probability. And in today's lecture, we are going to see some topics that this is the last lecture of probability. Like some topic was left that are, I think, Boole's inequality, right guys? You haven't covered this? Cover कर लिया या रह गया अभी? Yes ma'am, नहीं हुआ, बाकी है. Okay, and Bayes theorem कर लिया? No. Okay, I think ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो कि अभी बाकी हैं, बाकी तो सर ने सारा कवर करा दिया है, राइट? ये बोल दो हाँ ना? Yes, yes. हाँ, ओके, ग्रेट. तो अभी एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. और एक और चीज है वो है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी इज लाइक, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एक्चुअली, बस किसी को पता नहीं होता कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है. ओके, तो पहले ये छोटा टॉपिक है, इसको इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, देन बेस थ्योरम. अंडरस्टैंड? Yes. ग्रेट. तो मुझे कोई बताएगा, किसी को पता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिसके माइंड में जो भी आ रहा हो वो बोलो कि हमें इतना पता है इस चीज के बारे में. कोई भी आइडिया दे दो. मतलब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्री से समझ में आ रहा होगा, कुछ रिलेटेड है ज्योमेट्री से, राइट? कुछ ऐसे ज्योमेट्री ग्राफ फॉर्म हो रहे होंगे, इसलिए उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं. तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, मोस्टली हम दो केसेस पे पढ़ते हैं. एक तो हो गया डिस्क्रीट केस, राइट, और दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस केस. हम इन दो केसेस पे प्रोबेबिलिटी पढ़ी है हम लोगों ने. लाइक डिस्क्रीट केस में एग्जांपल ले लो, सबसे सस्ता एग्जांपल वही है कि डाइस उछाली, उसके आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6. डिस्क्रीट केस के एग्जांपल ये हो गए. और कॉन्टिन्यूअस केस का एग्जांपल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कॉन्टिन्यूअस केस का एग्जांपल जैसे टाइम हो गया, अगर हम टाइम एक्सेट्रा को मेजर कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में पुट कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी हो जाती है उस केस में. ठीक है. अब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जैसे कि लेंथ हो गया, ओके, जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, और यू कैन से वॉल्यूम हो गया. जब मुझे इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम ना ही वो डिस्क्रीट केस से निकाल सकते, ना ही कॉन्टिन्यूअस केस से निकाल सकते. इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की नीड होती है. जैसे वो देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द प्लेन दैट आई हैव एक्स वाई. ठीक है, अब इस प्लेन में मुझे एक पॉइंट पुट करना है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट. मुझे देखना है कि ये पॉइंट, लेट्स से पहले तो क्या कर लो, इस प्लेन की ना लिमिट पुट कर दो. मेरा जो प्लेन है वो बाउंडेड कैसे है, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और लेट्स टेक x इक्वल टू a, y इक्वल टू a. ये प्लेन इस तरीके से बाउंडेड है, ओके. और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी. लेट्स टेक, आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, मतलब लाइक पहले तो पढ़ा होगा, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मान लो कोई एक रैंडम वेरिएबल है x और y जो कि यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर. मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हो आप, पहले एक प्लेन लेते हो, उसमें अपने सारे पॉइंट्स ड्रॉ करते हो, सारा जो एरिया होगा उसको ड्रॉ करोगे, उसके बाद उस चीज की लिमिट्स एक्सेट्रा निकालोगे, राइट. एक्स एक्सिस पे जो लिमिट होगी, वाई एक्सिस पे जो लिमिट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे. ऐसा तो है नहीं डिस्क्रीट केस की तरह कि डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लाइक फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऐसा तो करते नहीं है, ठीक है. यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाती है. इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, हमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना पड़ता है. ये जो पूछ रहे हैं वो एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, ज्योमेट्रिकली उन चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है.
तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, इस ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिया है, बस एक रैंडम क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, दैट इज दिस इज x इक्वल टू 0 लाइन, राइट, और ये क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है, लेट्स ड्रॉ दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल टू a, ये मेरी x इक्वल टू a लाइन है, और y इक्वल टू a, ये मेरी लाइन ये है, y इक्वल टू a। अब ये मेरा बाउंडेड एरिया है, यानी कि जो भी है वो इसके बीच में निकालना है मुझे, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो। तो ये बताओ ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है, किसी चीज की इक्वेशन है ये, सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। अब सर्कल में क्या होता है, सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये जो ए होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्म करूं, हम सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में है, बाकी एरिया को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, इस वाले एरिया को। तो ये जो सर्कल का लाइन जा रहा होगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो बस सह लो अब, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो जो मेरा एरिया हुआ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, वो ये रीजन हुआ, यानी कि मुझे इस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपने शायद कई सारे करे होंगे, जब हम ऐसे टाइप के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो बस इसी प्रोबेबिलिटी को हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जब भी हमारे पास कुछ रीजन दे रखा हो, उसको हम ज्योमेट्रिकली पहले ट्रांसफॉर्म करें और उसके बाद पता करें कि हाँ मुझे चलो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, जब भी मुझे किसी भी एरिया, लेंथ और वॉल्यूम, ऐसी सब चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो वो एक्चुअली एक डेफिनेशन है जो कि उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया है कि हम उसको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अभी मुझे अगर ये बताओ, यहाँ पर मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो बताओ कैसे निकालोगे, ये भी ए है, ठीक है, हमने बताया ना x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, तो ये लाइन भी ए, ये डिस्टेंस भी ए है और ये वाली भी ए है। अभी इस रीजन की, ये जो रीजन है शेडेड रीजन, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 minus probability x square plus y square is less than equal to a square. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, ओके, ये तो है, सबको आता है, ठीक है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन, सिर्फ रीजन रीजन की रीजन रीजन का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ दिस रीजन आर, क्या होगा ये, एरिया ऑफ दिस रीजन आर डिवाइडेड बाय ये जो पूरा रेक्टेंगल बन रहा हाँ, है प्रोबेबिलिटी होगी, स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी होगी एरिया ऑफ रीजन आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। A square. ए स्क्वायर है, रीजन का एरिया क्या है, A square minus pi a square by 4. समझ में आया सबको ये कैसे है एरिया ऑफ रीजन, हमने पूरा स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर का एरिया क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर था मेरे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो उसमें से मैंने जो सर्कल वाला एरिया था, सर्कल वाला एरिया कौन सा है, सर्कल का एरिया है ये, राइट, ये वाला एरिया मैंने माइनस कर देंगे, तो मुझे ये रीजन का एरिया, जो शेडेड रीजन ब्लू रीजन है, इसका एरिया मिल जाएगा। अभी देखो ये मेरे पास सर्कल था, सर्कल का टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर रेडियस है जो कि कितनी है, ए है, ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब ये क्या है, ये 1/4 पोर्शन है सर्कल का, राइट, 1/4 पोर्शन है ना, ये 1/4 पोर्शन है, तो Yes. हम क्या करेंगे, एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मेरे पास क्या होगा, इस रीजन का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4, और मुझे टोटल एरिया जो कि ए स्क्वायर है उसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास रिजल्टेंट एरिया आ जाएगा जो कि ए स्क्वायर 1 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, राइट। Yes. तो ये क्या हुआ, दैट ए स्क्वायर 1 माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मेरा इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 माइनस पाई बाय 4, ओके। जो शुरुआत में किसी ने आंसर दिया था वो एक्चुअली एकदम करेक्ट था, लाइक इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो जब भी ऐसे रीजन्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सिंपली उनको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सभी को समझ में आया, Yes. ओके। Yes. अब आते हैं बूल्स इनइक्वालिटी पे, बूल्स इनइक्वालिटी। तो बूल्स इनइक्वालिटी क्या होती है,
बूल्स इनइक्वालिटी में हम दो इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, बेसिकली दो इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, एक इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के लिए और एक यूनियन प्रॉपर्टी के लिए, ना। तो अगर पहले हम बात करते हैं, मेरे पास बूल्स इनइक्वालिटी में कंसीडर करते हैं, मेरे पास एक सैंपल स्पेस है S, ओके, जिसमें मेरे पास दो इवेंट्स हैं, दैट इज A एंड B मेरे पास दो इवेंट्स हैं। अभी मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability A intersection B. Yes, probability of A, probability of B minus probability of A intersection B. Okay. चीज देखो, मेरे पास एक सैंपल स्पेस था, मैंने उसमें से दो इवेंट्स निकाले A और B। अब ये सैंपल इवेंट ये जो दो इवेंट्स हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि वो डिसजॉइंट हो, लाइक अगर हम पहले कैसे करते हैं, वेन डायग्राम पे तुम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी में इट्स ऑल अबाउट वेन डायग्राम, तुम्हें वेन डायग्राम बना लिया तो आधे से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाती है। तो ये देखो, पहला केस होगा अगर ये मेरे दो इवेंट्स कुछ ऐसे हैं कि ये A है और ये B है। दूसरा केस हो जाएगा, ये जो है इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है, दैट इज ये इंटरसेक्शन फॉर्म करेंगे, इंटरसेक्शन वेयर दिस इज द पोर्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पर ये A है ये B है। और तीसरा केस होगा जब मेरे पास वन इवेंट इज कंटेन्ड इन द अदर, लेट्स से अगर ये B हो और ये A हो, तो यहाँ पर B इज कंटेन्ड इन द इवेंट A, ओके। अब बता मुझे इन तीन केसेस के अलावा कोई भी और केसेस फॉर्म हो सकते हैं? किसी और के दिमाग में कोई भी केस आ रहा हो कि नो मैम, A equals to B हो तब A इक्वल्स टू B सेट, मतलब सैंपल स्पेस का A है वही B हो, सेम इक्वल दोनों सेट, तो वो तो सेम इवेंट हो गए ना फिर, उन पे कहाँ बात करेंगे फिर? हम तो यहाँ पे दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं जहां पर मेरा A और B इवेंट्स है, तुम तो कह रहे हो कि हम सेम ही इवेंट ले रहे हैं। B के अंदर A आ जाए, B के अंदर A आ जाए। हाँ, अभी देखो ये तीन केस फॉर्म हुए मेरे पास, ठीक है। अभी इनमें अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इंटरसेक्शन टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर हम देख सकते हैं, सेट थ्योरी तो पढ़ी होगी, दैट B इज सबसेट ऑफ A, राइट। B A का सबसेट है, B इज कंटेन्ड इन द इवेंट A, राइट। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यस, ये बोल सकते हैं, सभी को समझ में आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है, तो अभी देखो हम बात कर रहे थे बूल्स इनइक्वालिटी, तो अब मुझे ये बताओ कि इन सब में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? मेरे पास तीन केसेस हैं, इनमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? इस केस की। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, अभी यहाँ पे बताया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस केस की होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सेकंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वाला टर्म जो हो रहा है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टर्म माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी इसका जो मतलब जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे वो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि एक इवेंट तो है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाली प्रोबेबिलिटी भी छोटी होगी, ठीक। अभी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अभी हमको पता है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 से, ये चीज तो हमको पता है ना। ये वाला जो टर्म है वो इससे तो छोटा ही होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ पार्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये पूरा जो प्रोबेबिलिटी हुआ, इससे हम बोल सकते हैं कि जो होल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। मैम A2 क्या है? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी, इट इज बी। हो जाती है यार गलती। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से छोटा ही होगा। ये हमने केसेस के लिए किया, ये हमने किया दो इवेंट्स के लिए, ठीक है। अब बुल्स में क्या होता है, बुल्स में बोलते हैं ये, अगर प्रॉपर स्टेटमेंट की बात करी जाए, अगर मेरे पास n इवेंट्स हैं, ठीक है, which are like A1 A2 AN, ये मेरे पास n इवेंट्स हैं, then they are saying that the probability of union I going from 1 to n AI is less than equal to summation I going from 1 to n probability of AI। तो ये जो है वो इसका जनरलाइज केस ही तो है। यस मैम। या आपको समझ में आया कि ये इसका क्या है, जनरलाइज्ड केस है, राइट? यस ओके। तो ये जो थी, ये मेरी पहली इनइक्वालिटी जो प्रूफ हो गई, मतलब लाइक प्रूफ क्या, हमने समझ ली कि इसका यूनियन जो होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है, उसकी इनइक्वालिटी ऐसी होती है। हमने जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी थी बुल्स में वो देख ली। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन वाली। इंटरसेक्शन वाली क्या होता है, इंटरसेक्शन वाली को भी आप एक्चुअली इन्हीं दो इवेंट से ही देख सकते हो कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना, A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये देखो, हमेशा हमें पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी यहाँ पर। यस मैम। यस ओके। हम इसको प्रोबेबिलिटी को अगर मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकती हूँ, लाइक मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 -1। मतलब मैंने ये वाले दो इवेंट्स इधर पुट कर दिए और इसको थोड़ा इनइक्वालिटी चेंज कर दी, यानी कि सेम ही आएगा ना। यस अंडरस्टूड? हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी फॉर्म हुई यहाँ पर, इसको भी जनरलाइज कर देंगे हम, मुझे इंटरसेक्शन वाला केस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये मैं n इवेंट्स के लिए कंसीडर करके चलूं, दैट इज वी आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n AI। वहां पर क्या होगा, मेरे पास n, यहाँ पे मेरे पास ये कितने थे, दो इवेंट्स हैं, तो लास्ट में यहाँ पर आया है नंबर 1, दैट इज 2 - 1 हो रहा होगा, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है, समेशन है, देन वी विल राइट इट लाइक समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI I इक्वल टू 1 to n माइनस, दो है मेरे पास एक आ रहा है, दैट इज यहाँ पर 2 - 1 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, -n - 1 होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर n इवेंट्स हैं। तो ये भी क्या कर दिया हमने, सिंपली इसको जनरलाइज कर दिया। वैसे तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्ली जनरलाइज करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। सब लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन तो पढ़ा होगा ना, जब हम चाहे 11th-12th में थे, यस पढ़ा है। ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे कि हम पहले n इक्वल टू 2 लेते थे, उसी इवेंट को n इक्वल्स टू n इक्वल टू 1 लेते थे और उसको फिर n इक्वल टू r के लिए प्रूफ करते थे, उसके बाद r+1 पे प्रूफ करते थे, वो फॉर्म हो जाता था तो उसको जनरलाइज कर देते थे। वही मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हमने ये बोल दिया, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर दिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n AI होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI -n - 1। ये वाला जनरलाइजेशन समझ में आया सबको कैसे हो रहा है? यस बाकी सारे यस ओके। तो ये थे दो मेन टर्म्स बुल्स इनइक्वालिटी के, एक था इंटरसेक्शन के लिए, एक था यूनियन के लिए, जो कि बेसिकली जो हमारा मेन फॉर्मूला है दैट इज दो इवेंट्स वाला। इससे आप दोनों चीजें देख सकते हो, इससे आप दोनों चीजें इजीली याद भी रख सकते हो। पहले केस जो यूनियन वाला था उसमें भी सिंपल ही था, उसमें हम क्या लेके चल रहे थे, ये जो होगा वो लेस देन इक्वल टू A1 + AB होगा, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के सम से छोटा होगा।
जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसी केस को हमने जनरलाइज कर दिया, वो बोल्स इनइक्वालिटी का पहला केस बन गया। और इसमें हमने बस ये कंसिडर किया, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसको थोड़ा इधर उधर किया टर्म्स, तो जो इसको जनरलाइज करने के बाद बना वो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। तो बेसिकली था वही A1 यूनियन A2 आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बस उसको थोड़ा प्रोबेबिलिटीज के टर्म में इनइक्वालिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है एक जनरल केस के लिए। मेरे पास हमेशा 2 इवेंट्स तो होंगे नहीं, ठीक है। कभी कभी लाइक n इवेंट्स होंगे, मोर देन n इवेंट्स होंगे। लाइक जनरल एग्जांपल में जाओगे तो फिर वहां पर तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सच में कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी बोल्स इनइक्वालिटी, सबको समझ में आई? हाँ यस। ओके, अब बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम, ओके, बेस थ्योरम क्या होती है? अरे कोई तो बता दो, बेस थ्योरम तो 12th में भी पढ़ी है। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आप लोगों ने, करने पढ़ाई होगी आपको। यस मैम, पढ़िए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा होता है? प्रोबेबिलिटी A गिवन B। ओके, प्रोबेबिलिटी A गिवन B होता है, इसको आप लिख दो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। upon probability of B. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज द रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी, ओके। इसको हम रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। ये क्या हो रहा होता है कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फॉर द इवेंट A व्हेन माय इवेंट B हैज ऑलरेडी हैपेंड, ओके। तो ये एक्चुअली रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट A के लिए, क्योंकि उसकी पहले कोई कुछ प्रोबेबिलिटी रही होगी, उसके बाद मुझे उस इवेंट के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी हुई वो आ गई मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट आई गॉट सम न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इवेंट, दिस इज माय इवेंट B। बेस थ्योरम भी सेम ही केस है। बेस थ्योरम में क्या हो रहा होता है, मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, मेरे पास कुछ प्रायर प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज, और यू कैन से कि मेरे पास कुछ इनिशियल प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इन इनिशियल प्रोबेबिलिटीज से मेरे पास कुछ इनिशियल प्रोबेबिलिटीज थी, अब मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, आई गॉट सम न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट माय इवेंट्स। मैं देखना है कि ये नई इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके हाफ पर प्रोबेबिलिटीज जो है वो मतलब अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या शो करेगी, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, कितने चांसेस हैं अकर करने के व्हेन दिस इवेंट इज हैपेंड, तो वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है। हम क्या करेंगे, मेरे पास एक कोई इनिशियल प्रोबेबिलिटीज थी, उसके बाद मुझे उन कोई नया चीज पता चली, कोई नई चीज पता चली, उसके बाद हम उस पर बेस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद मुझे एक रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जिनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो हुई वो मेरी रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक। तो अभी पहले देखते हैं बेस थ्योरम में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। बेस थ्योरम में है कि मेरे पास अगर E1 E2 टू En ये मेरे पास कुछ म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट like you can say mutually you have studied the portion of partition, right? कि मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली Yes, ma'am. डिसजॉइंट भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, like exhaustive and exclusive, okay, and exclusive, okay। तो वो पार्टीशन में यही तो हो रहा होता है कि मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास कुछ एस सैंपल स्पेस था, ओके, और उस सैंपल स्पेस में से मेरे पास कुछ ये एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं,
किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। अब मान लो मेरे पास कुछ एक नया इवेंट है ए, ओके, जो कि अकर कर रहा है ईदर E1 और E2 और E3, लाइक En, इनमें से किसी के साथ अकर कर रहा है, मुझे नहीं पता किसके साथ अकर कर रहा है, ठीक है। लाइक इट इज गिवन दैट ए कोई एक इवेंट है which is occurring with E1 और E2 और E3 और En, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ऐसा केस है then probability of that event EI given A, ठीक है, क्या होगी? ये मेरा बेस थ्योरम था, जो भी इसका रिजल्टेंट होता है वो मेरा बेस थ्योरम था। तो अभी एक चीज देखो, मेरे पास सैंपल स्पेस था, उसके करेस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ इवेंट्स थे, और उसके बाद मेरे पास एक नई इंफॉर्मेशन आई, दिस इज माय इवेंट ए, ओके, जो कि इनके साथ अकर कर रहा है। यानी कि ये नई इंफॉर्मेशन आने के बाद मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा करेस्पॉन्डिंग टू दैट इवेंट वो कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो ये इवेंट्स कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होंगे, लाइक दिस। मान लो ये En है, E2 E1, E1 E2 to En, ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। और म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है, और इनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस को फॉर्म कर जाएगा, यही तो होता है मतलब। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और ये इवेंट जो है वो इनके साथ अकर कर रहा है, तो मान लो इन सभी के साथ कर रहा है, तो मान लो ए इवेंट जो है वो मेरा ये है, ओके, जो इन सभी के साथ अकर कर रहा है। इट इज गिवन दैट ए कोई इवेंट है जो कि E1 और E2 और En किसी के साथ भी अकर कर रहा है, सबके साथ अकर कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालनी है, ये है मेरा इवेंट ए, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाऊं, इसको अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखूं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? Probability of EI intersection A upon probability of A, यही तो होगा, यस मैम। ठीक है। अभी मुझे बताओ probability of A कैसे निकालेंगे? ये मेरा इवेंट है ये, और मुझे निकालनी है probability of A। probability of A कैसे टोटल निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी थ्योरम। Yes, टोटल प्रोबेबिलिटी। total probability theorem और you can say addition theorem, उसके हेल्प से हम निकालेंगे A probability of A। ये मेरा इवेंट क्या है? जो कि E1 के साथ भी है, दैट इज A intersection E1, यूनियन E2 के साथ भी है, A intersection E2, A3 के साथ भी है, एंड गोइंग ऑन En के साथ भी है, ठीक है। ये मेरा इन सब का यूनियन, यही तो मेरा ए इवेंट है, ये है ना, जो सबके साथ इंटरसेक्शन फॉर्म कर रहा है, सबके साथ अकर कर रहा है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यहां से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, summation I going from 1 to n, probability of A intersection EI, ठीक है, यहां से मैं ये मिल गया। यस मैम। अभी मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI है, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। अब ये कौन सी थ्योरम है? ये आपने पढ़ी होगी, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस मैम। ठीक है। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। बेसिकली बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, और यूज हो रहा होता है दो प्रोबेबिलिटीज का, जो कि है एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की ही हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले इवेंट को, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई EI गिवन A की, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, यही तो मेरी बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वही तो है ये। तो बेस थ्योरम भी एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पर यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि यहाँ पर मेरे पास n इवेंट्स हो जाते हैं, n इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो हमें सबको कंसीडर करके चलना होता है, सारे इवेंट्स को कंसीडर करके चलना होता है। समझ में आया ये सबको कि बेस थ्योरम कैसे आती है, यस फॉर्मूला मैम। ऐसे कैसे आता है, Yes. ठीक है।
बाकियों को भी आया होगा। ओके, तो ये वाली चीज है। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक एक पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई है, इसका मतलब है दे आर आस्किंग अबाउट दिस आर कॉल्ड द लाइकलीहुड। ओके, क्योंकि ये इंडिकेट करता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ए given that EI event has already been happened, यानी कि with the respect of prior probability। EI क्या था मेरा? प्रायर प्रोबेबिलिटी था, इनिशियल प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन जो होता है वो होता है मेरा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और EI क्या है? इनिशियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, EI क्या है? जो मेरे पास इनिशियल प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे समझो कि मेरे पास n इवेंट्स थे, उनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास सबकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, उस इनिशियल प्रोबेबिलिटी के बाद मेरे पास एक नई इंफॉर्मेशन आई जो कि मेरा इवेंट ए था। मैंने क्या किया? मैंने उस नए इवेंट की इंफॉर्मेशन निकाली, यानी कि लाइकलीहुड निकाले विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इवेंट। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो नई इंफॉर्मेशन आई उसके बाद मेरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी में क्या वेरिएशन हुआ। ठीक है, यानी कि हमें निकालनी है रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ए आफ्टर वी हैव गॉट आवर न्यू इंफॉर्मेशन। वो आ जाता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस मैम। यस। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ये अच्छे से समझ में आएगा बेस थ्योरम कैसे क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दैट मेरे पास कुछ वेसल हैं, उस वेसल में 3 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। नाउ इसमें से 4 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू एन एम्प्टी वेसल। ये एक खाली वेसल में डाल दी गई। ओके, जो डाली गई है उसके बाद इसमें से एक बॉल ड्रॉ की जाती है, एक बॉल ड्रॉ की जाती है एंड वो बताई जाती है कि ये जो बॉल ड्रॉ करी गई है वो व्हाइट है। अब हमसे पूछा है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 balls transferred 3 are white and 1 is black। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? यस मैम। यस। क्वेश्चन है मेरे पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और वो उनमें से 4 रैंडमली बॉल उठा के मैंने एक खाली बॉक्स था उसमें डाल दी, और उसके बाद उस बॉक्स में से एक बॉल ड्रॉ करी और मुझे बताया जा रहा है कि वो जो बॉल है वो व्हाइट है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट उन 4 बॉल्स में से जो बॉल ट्रांसफर हुई उनमें से 3 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल है। तो बताओ इसको कैसे निकालोगे? पहले तो मुझे केसेस बता दो, केसेस क्या फॉर्म हो रहे होंगे जब आप 4 बॉल्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस टाइम पे कैसे कैसे हम 4 बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास 4 बॉल्स ट्रांसफर हो जाएं और गिवन दैट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक बॉल जो है वो व्हाइट है। मैम एक वाइट 3 ब्लैक या 2 वाइट 2 ब्लैक या 3 वाइट 1 ब्लैक ऐसे करके मैम केसेस। ऐसे करके क्या फॉर्म्स होंगे? ये जो फॉर्म्स होंगे वो मेरे इवेंट फॉर्म होंगे। ठीक है, ये मेरे इवेंट फॉर्म होंगे। कैसे? मान लो ये मेरा इवेंट है दैट हमने 0 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी और 4 ब्लैक बॉल करी। E2 इवेंट है, हमने 1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी और 3 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी। E3 इवेंट हो जाएगा, हमने 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी। और E4 इवेंट हो जाएगा दैट हमने 3 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी। उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 व्हाइट बॉल्स हैं। तो ये मेरे पास 4 इवेंट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास 4 इवेंट्स फॉर्म हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं इवेंट ए की, तो ए इवेंट क्या है?
ड्रॉइंग अ white ball, drawing a white ball from, let's say this is the first box and this is the second box. हम बोल रहे हैं कि drawing a white ball from second box, ये मेरा इवेंट ए है। तो अब मुझे ये बताओ पहले कि प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की है? व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की फॉर्म में बताओ कि लाइक हमें निकालनी है E4 प्रोबेबिलिटी इवेंट 4 हाँ इवेंट 4 की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन दैट जो बॉल ड्रॉ हुई है वो व्हाइट है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, ये गिवन दैट वाली कंडीशन में आएगी। प्रोबेबिलिटी हमें 3 व्हाइट एंड 1 बॉल की निकालनी है कि मेरा इवेंट 4 है। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन A। तो इसके लिए बेस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक एक करके सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे E1 E2 E3 E4 की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद करो, उसमें वही तो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 A गिवन E2 A गिवन E3 A गिवन E4। ये सब कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, बताओ पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3 E4, ये क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है कि हमने 0 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी और 4 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी। ठीक है, यानी कि मेरे पास टोटल बॉल्स हैं इस बॉक्स 1 में 8 बॉल्स, जिसमें से पर्टिकुलरली इवेंट यानी कि 0 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें 1 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी। एक एक करके इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 के लिए क्या हो जाएगा केस? 4/8 हो जाएगा 3C0 into 5C4 upon 8C4। ठीक है, ये हो जाएगा वो C0 वाला तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/8 4 and 8C4, यही तो होगा। यस मैम। शायद किसी ने 5/8 बोला। 5/8C4। ओके, 5/8C4, हाँ मतलब एक चीज है। देखो विच इज इक्वल्स टू, तो इसको आप से सॉल्व कर लोगे तो जो भी आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व ये जो आया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो आया 5C4। कैसे आया, सबको समझ में आया? मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ? मैम रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो मेरे पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1। E1 का मतलब हुआ कि मैंने एक भी व्हाइट बॉल ड्रॉ नहीं करी, चारों की चारों 4 ब्लैक बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। सिमिलरली ड्राइंग का केस लेके चलो कि मेरे पास टोटल बॉल्स हैं 8। तो 8 अगर मैं फेवरेबल नंबर, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? मैंने 8 बॉल्स में से 4 बॉल निकालनी, दैट इज 8C4। अब आते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है मेरा 4 ब्लैक बॉल ड्रॉ करी है, यानी कि हम ब्लैक बॉल में से ब्लैक बॉल निकालने की बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉल आने के चांस क्या है? मेरे पास 5 ब्लैक 5 बॉल्स हैं, दैट इज 5C4। फेवरेबल हो जाएगा केस मेरा 5C4, टोटल हो जाएगा 8C4। फिर देखो E2 के लिए बात करो। E2 पे देखो मेरे पास है 3 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स। इसमें से मुझे 1 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल क्या होगा? टोटल सेम रहेगा। 8 में से हमारे हर बार 4 ही निकाल रहे हैं, दैट इज 8C4। ठीक है, अभी देखो 3 व्हाइट में से 1 व्हाइट चूज हो जाए, ठीक है, 3C1 इंटू 5 ब्लैक में से 3 ब्लैक चूज हो जाए, दैट इज 5C3।
ये मेरा फेवरेबल केस हो जाएगा 1 व्हाइट और 3 ब्लैक चूज करने के लिए। समझ में आया? यस मैम। ओके, इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 3C1 इंटू 5C3 अपॉन 8C4। अब मुझे बाकी दो इवेंट्स के लिए बताओ, उनके लिए क्या होगी? E3 के लिए वही सेम होगा मैम, 3C वही सेम वैल्यू आएगी और वो E4 के E1 के इक्वल आएगी। के लिए 3C2 इंटू 5C2 3C2 इंटू 5C2 अपॉन 8C4। 8C4। क्योंकि यहाँ पर हम 3 व्हाइट में से 2 बॉल चूज करेंगे और 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 बॉल चूज करेंगे। ठीक है, 2 व्हाइट 2 ब्लैक। E4 में क्या करना है? 3 व्हाइट चूज करनी है और 1 ब्लैक, यानी कि तीनों व्हाइट 3 और 1 ब्लैक, which is 3C3 5C1। 5C1 upon 8C4। ठीक है, अभी देखो ये समझ में आ गया ये कैसे निकाली सारी प्रोबेबिलिटी चारों की? यस। ओके, अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेस थ्योरम का? That probability of EI given A is equal to probability of E4, probability of A given E4। यहाँ पर वो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी A की। ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर लोगे ऑब्वियसली। तो अभी हमें निकालनी है all the probabilities which is A given E1, probability of A given E2, probability of A given E3 और probability of A given E4। अभी बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज 4 कैसे निकलेंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 तो 0 होगा मैम। हाँ 0 होगा। कोई मुझे आपके अलावा कोई दूसरा बंदा मुझे बताएगा कि ये 0 कैसे होगा? कोई और बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 का मतलब क्या है? कि ड्राइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, गिवन दैट we have the in the event E1 we have 0 white and 4 black balls। तो जब मेरे पास इवेंट E1 में कोई व्हाइट बॉल है ही नहीं, हम उसमें से ड्रॉ कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। एक एक करके दोनों इवेंट देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इन दैट वी हैव इवेंट E2। अब व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी E2 इवेंट में से क्या है? इसमें से अगर हमें एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी है, ये क्या हो जाएगा 1/4। इसमें से व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 2/4 1/2 2/4 सेम थिंग। और इसमें से व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 3/4। हमने क्या कर लिया? हमने अपनी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी सारी। ठीक है, मेरे पास सारी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई और ये किसके बराबर होगा? यानी कि अब मुझे क्या करना है? इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E4 अपॉन, यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ओके, और ऐसे ही बाकी दो के लिए बस वैल्यूज पुट करो और कंप्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। राइट? यस मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। अभी एक और क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। बेस क्या ही है, ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो इसमें है दैट A and B are two weak student of statistics and their chances of solving a problem, okay, their chances of solving a problem correctly are 1/6 and 1/8. This is for A and this is for B. Okay, now if the probability of their making a common error, probability of making a common error is 1/525, okay, and they obtain the same answer, यानी कि वो कॉमन एरर भी कर रहे हैं और लेकिन उनका आंसर सेम आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/525।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आंसर इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट देयर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. ओके। क्वेश्चन में है ए के प्रॉब्लम सही सॉल्व करने के चांस है 1/6, बी के हैं 1/8, और वो दोनों सेम मिस्टेक कॉमन एरर करें और सेम आंसर लेके आए, सेम मिस्टेक करके सेम आंसर लेके आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/525। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उनका आंसर है वो करेक्ट है। मुझे बताओ आंसर करेक्ट कब आएगा? जब कॉमन एरर कॉमन भी ना एरर करें और सेम आंसर भी है। कॉमन एरर भी ना और आंसर भी सेम हो। हाँ, तो ऐसे करके अपने इवेंट्स बना लो। अब मेरे पास इवेंट्स जो कैसे बनेंगे? मैम या तो कॉमन एरर डिफरेंट आंसर स्टेप 2 आंसर, ओके, या डिफरेंट एरर या सेम आंसर इस टाइप का भी एक इवेंट्स बनेंगे कुछ ऐसे। पहला इवेंट हम मेहमान लेके चल रहे हैं। जो ए और बी है उन्होंने प्रॉब्लम सही सॉल्व करी है। प्रॉब्लम सही सॉल्व करी होगी तो ऑब्वियसली आंसर भी सेम आ रहा होगा। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं दैट ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। ओके, टू इवेंट लेके चल रहे हैं, उनमें से कोई एक जो है वो प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहा है। ओके, हमें ये पूछा है कि आंसर सही होना चाहिए, हमें ये नहीं बोला कि दोनों का सेम होना चाहिए। देयर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक भी कर देगा तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, पहले तो इवेंट्स फॉर्म कर लो, इवेंट्स फॉर्म कर लो। तो अगर ये इनमें से किसी ने एक ने भी कर दी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, वन ऑफ ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, और लेट्स टेक तीसरा इवेंट मान लेते हैं कि इनमें से किसी ने भी प्रॉब्लम, किसी ने भी नहीं, हाँ किसी ने भी करेक्टली सॉल्व नहीं करी है। ये था E1 था कि दोनों ने सही सॉल्व कर ली, E2 था इनमें से किसी एक ने कर ली, और E3 था कि किसी ने नहीं कर पाई, किसी ने करेक्ट सॉल्व नहीं कर पाई। ठीक है, जो इवेंट ही हम कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा उन्हें सेम आंसर मिला है। अब हम इन सब चीजों पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे सबकी। ठीक है, सेम आंसर का मतलब क्या है, तब वहां पर आपका वो कॉमन एरर वाला फैक्टर यूज होगा। अभी मुझे बताओ, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आंसर इज करेक्ट। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E। ओके, मेरा आंसर भी करेक्ट है, दैट देयर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट दे हैव द सेम आंसर। ओके, हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, ये क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? ए और बी दोनों प्रॉब्लम सही सॉल्व कर लें। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/48। 1/48। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी? इनमें से एग्जैक्टली एक बच्चा सॉल्व करे। वन बाई 12/48 12/48 12/48 समझ में आया? ये 12/48 कैसे हो रहा है? यस मैम। मुझे नहीं पता तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, मैं बस लिख रही हूँ। बस प्रोसीजर तुम्हारा सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अप्रोच सही होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम निकाल रहे हैं एंड ए डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम लेकिन बी ने कर ली। और दूसरा केस ले लेंगे, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और बी ने नहीं कर पाई। इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के नहीं सॉल्व करने की क्या हो जाएगी? ए के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। 5/6 बी के सॉल्व करने की 1/8
एंड ए के सॉल्व करने की 1/6, बी के 1/6 ना सॉल्व करने की हो जाएगी 7/8। 7/8। तो इसकी हेल्प से हमारे पास आ गया कुछ ऐसा 12/48। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा? 56 35/48। 35/48। हाँ 35/48। ओके, अब ये 35/48 का क्या है मतलब है, इनमें से किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन ना ए ने कर पाई ना ही बी ने कर पाई, विच इज 5/6 इंटू 7/8। ठीक है, ना ए कर पा रहा ना ही बी कर पा रहा। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अभी आगे बात करते हैं। अभी हमें बाकी किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको एक्सपेंड करेंगे, मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। ओके, नीचे वाला वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 और सेम थर्ड केस। ठीक है, अभी हमें तीन प्रोबेबिलिटीज और निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3। तो बताओ इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? E given E1 to 1 होगा प्रोबेबिलिटी। हाँ, E गिवन E1 1 होगा। कैसे होगा? आंसर सही आएगा ना, करेक्ट है। हाँ, आंसर करेक्ट आ रहा है और आंसर करेक्ट है, दैट इज मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। E गिवन E2 का क्या होगा? they are attaining the same answer given that उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, exactly one of them solve the problem। तो अगर उनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उन दोनों का आंसर सेम कैसे आ सकता है? ठीक है, अभी देखो मैंने कोई दो बच्चे उठा लिए और मैंने बोला कि इनमें से ना कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है और दूसरा नहीं सॉल्व कर पा रहा। तो अगर दूसरा सॉल्व ही नहीं कर पा रहा तो वो आंसर ही नहीं लेके आ पाएगा, दोनों का आंसर सेम होगा ही नहीं, 0। प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी यहाँ पर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3 क्या हो जाएगा कि उनका आंसर सेम आ रहा है 1/525। 1/525। ये जो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी थी वो इसी चीज की थी। क्या था, उनका आंसर सेम आ रहा है लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। क्या किया है, गिवन दैट नाइदर ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। ये क्या हो जाएगा कि वो कॉमन एरर कर रहे हैं लेकिन सेम आंसर आ रहा है उनका, विच इज 1/525। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे हर एक में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 ये सब हमने निकाल ही लिए हैं, E गिवन E1, E गिवन E2, E गिवन E3 भी निकाल लिए हैं। ठीक है, सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पुट करो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व करो और फिर आंसर आ जाएगा। बेस थ्योरम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेस थ्योरम में इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले तो इवेंट्स फॉर्म कर लें। ठीक है, इवेंट्स फॉर्म करने के बाद अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाल पाए, करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उन इवेंट्स की और उनके करेस्पॉन्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। उसके बाद बेस में हम वो वैल्यूज पुट करनी होती है, वो तो कर ही लेते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होती, वो तो कैलकुलेटर होता है, कर लो आराम से कंप्यूट। मेन वही है कि इवेंट्स कैसे फॉर्म करते हैं आप, और अपने बेस का एक्चुअली प्रोसीजर जो है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना आना चाहिए, इवेंट्स फॉर्म करने आने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यही सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई और सोच सकता है इसके अलावा इवेंट्स। E1, E2, E3 इवेंट्स हमने कंसिडर किए हैं, यहाँ पर ए और बी पहला इवेंट हो गया, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं करेक्टली। दूसरा था एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व कर रहे हैं करेक्टली, और तीसरा था इनमें से कोई सही सॉल्व नहीं कर पा रहा। अभी इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे इवेंट्स करते लेते हुए आप इसको भी दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर सेम आएगा। कोई और सोच सकता है इन इवेंट्स के अलावा और बाकी इवेंट्स? थोड़ा जोर लगाओ और सोचने की कोशिश करो कि और कौन से इवेंट्स बन सकते हैं।
किसी को कुछ भी खटक रहा है? क्या बन सकता है? नो मैम। ओके, तो इस केस में हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं अपनी दो इवेंट्स ऐसे मान लूं that A and B are getting the same correct answer and second event A and B are getting the same wrong answer. Okay, मान लो E1 event हमने मान लिया that A and B getting the same correct answer. Okay, and E2 event हमने मान लिया that A and B getting the same wrong answer. Wrong answer. Okay, और E event हमने मान लिया that A and B getting the same answer. सेम आंसर मिल रहा है उन्हें, हमें नहीं पता रॉन्ग है राइट है, वो हम नहीं बोल रहे अभी, बस हमने ये बोल दिया कि ई इवेंट है तो उनका आंसर सेम है, E1 है दैट उनको करेक्ट सेम आंसर मिल रहा है, और E2 है दैट करेक्ट सेम रॉन्ग आंसर मिल रहा है। इस टाइम पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमारी सेम ही रहेगी विच इज गेटिंग द करेक्ट आंसर गिवन दैट दे हैव द सेम आंसर। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 गिवन E। अभी यहाँ पर आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक, अभी मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम आंसर। सिमिलरली मुझे ये दोनों भी बताओ कि अगर E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो कैसे निकालोगे? That A and B are having the same correct answer and A and B having the same wrong answer. E1 की मैम तुम्हें 1/48 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/48 हो जाएगी। E2 की क्या हो जाएगी? 35/48। 35/48। अभी कुछ मिस्टेक है? गेटिंग द सेम रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर ये वाला जो केस है ना, वो कॉमन एरर करके भी सेम आंसर ला रहे हैं, वो इसी में कंसिडर होगा। सेम रॉन्ग आंसर ये क्या था? उनके पास कॉमन एरर वो कुछ कर रहे हैं, गलत उनका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन उनका आंसर सेम है। ये जो वाला केस हुआ वो इसी E2 इवेंट के अंदर ही तो आएगा दैट A and B। हम इस केस में आंसर भी तो गलत ही आएगा ना? नहीं, या आंसर गलत ही, इस वाले केस में भी तो आंसर गलत ही आ रहा है। दे आर मेकिंग द कॉमन एरर बट उनका आंसर सेम है, करेक्ट नहीं है, सेम है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? A and B having the same wrong answer and this is also A and B having the same wrong answer with the common error. Probability of E2 हो जाएगी like 5/6, A से भी नहीं हुआ, ठीक है, 7/8 and 1/525। एरर की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब कॉमन एरर हैपन करेंगे ना तब होगी ना तुम। नो, अभी हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इस पे हम बेस थोड़ी लगा रहे हैं। इसको मैंने कैसे ओपन किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इस पे मैंने बेस थ्योरम नहीं लगाई है। उस टाइम पर इवेंट्स अलग थे, अभी जो इवेंट्स हैं वो अलग है, ठीक है। नोटिस करो ये चीज ध्यान देने की है। A और B जब करेक्ट सॉल्व हो रहे हैं उस टाइम पे हमें सबको पता है 1/48 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि E2 मेरा इवेंट क्या है? When A and B having the same wrong answer, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है मेरा A और B, E2 इवेंट है हैविंग द सेम रॉन्ग आंसर। वो रॉन्ग आंसर कब हो सकता है? जब A ने भी सॉल्व ना कर पाया हो, B ने भी सॉल्व ना कर पाया हो, ठीक है, और C जो सॉल्व नहीं, लाइक दे आर हैविंग द रॉन्ग आंसर, A भी करेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा, B भी करेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन कॉमन एरर को दे आर हैविंग द कॉमन एरर, लेकिन उनका आंसर सेम आ रहा है। सेम रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/525। लाइक वो दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे करेक्टली, लेकिन उनका आंसर सेम है। इस चीज को ध्यान देने की कोशिश करो कि ये तीनों इवेंट जो हैं, ये प्रोबेबिलिटी है जब A ने सॉल्व नहीं कर पाया,
ये है बी ने सॉल्व नहीं कर पाया, और ये है उनका आंसर सेम है, रॉन्ग है लेकिन सेम है। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया यहाँ पर किस किस की प्रोबेबिलिटी कंसीडर की जा रही यस है। मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो भी यहाँ पर वैल्यू आए इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, वो उसकी E2 की वैल्यू हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा, गेटिंग द सेम आंसर, गेटिंग द सेम आंसर। सेम आंसर कब कब आ रहा है, या तो मेरे दोनों करेक्ट सॉल्व करें और सेम आंसर आ जाए, और दोनों रॉन्ग सॉल्व करें लेकिन फिर भी सेम आंसर आ जाए, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Plus E2। probability of it. ठीक है, तो इनका एडिशन करके मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ जाएगा, जो कि लाइक यहाँ पे होगा 1/48 प्लस ये वैल्यू जो कि कर ही लेते हैं, चलो 105, और ये क्या हो जाएगा, और सॉल्व हो रहा है। ओके 15 6 8 मतलब ऐसे कुछ 1/15 × 6 × 8 1/15 × 48 ऐसे कुछ है। ठीक है, मैम सेम आंसर में तो 720 मैम. 1/525 ही तो होगा ना। यहाँ क्या है 720 है, से लो कोई कुछ कह रहा है। Yes, ma'am. 720 आएगा. 1/720, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब देखो इस क्वेश्चन को एक तो हमने किया था बेस थ्योरम के थ्रू, और एक हम कर रहे हैं डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया, ये जो कि एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम एक ही बात है, बेसिकली दोनों एक ही बातें हैं, पर हमने वहां पर वो नंबर ऑफ इवेंट्स थोड़े यहाँ पर अपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिए, 4 इवेंट्स 3 इवेंट्स कंसिडर ना करते हुए मैंने 2 ही इवेंट्स लिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो मेरी यहाँ पर पुट हो जाएगी जो भी वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E। ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E, इसका मतलब क्या है, दैट A and B आर गेटिंग द सेम करेक्ट आंसर Correct solve. और गेटिंग द सेम आंसर। ये क्या हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन से लाई कर रहे हैं, दैट गेटिंग द सेम आंसर व्हेन इट इज करेक्ट, getting the same answer when it is wrong। okay, और हमसे पूछा है intersection when they are getting the same correct answer। ठीक है, इसकी intersection की probability हो जाएगी probability of E1, और probability of E1 we know it is 1/48, और इसकी भी हमें पता है जो कि कंप्यूट कर लेना, वो यहाँ पर इसकी probability हो जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. E1 इवेंट है वो E का सबसेट है, ऐसे बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। इस प्रॉब्लम में बस यही था कि आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से आप इवेंट्स कंसीडर करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसी के करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद कंप्यूट कर लेना। आप चेक भी कर सकते हो खुद से ट्राई करके कि आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आई थिंक प्रॉपर्ली सेम ही आएगा, आई एम क्वाइट श्योर। ओके, बिकॉज वी यू नो यहाँ पर देखो वहां पर भी कुछ 1/48 करके कुछ आ रहा था, और यहाँ पर भी 1/48 आ रहा है। ठीक है, बस एक इवेंट कम कर दिया, जो हमने वहां पर कुछ 3 इवेंट्स कंसीडर करे थे, यहाँ पर हमने इवेंट्स चेंज कर दिए हैं। ओके, तो ये था सारा मेरे ख्याल से इस लेक्चर के बाद आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जो था यूनिट वो सारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, वो हम असाइनमेंट आप प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट है वो सर सॉल्व करवाएंगे शायद आपको कल, तो असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय इवनिंग, आई थिंक। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा? दैट वी विल सी, हम आपको बता देंगे। व्हाट्सएप और क्लासरूम जो कि हम लोगों ने फॉर्म किए हैं, शायद कुछ बच्चे नहीं होंगे क्लासरूम पे, तो हम उनको ऐड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके देन, बाय गाइस। Thank you, ma'am. Bye, जी। Thank you. थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू।